मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं जितने भी रेजिस्टेंस के कंसेप्ट हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हो, कंडक्टेंस का हो, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का हो, तो ये सब पे हम पूरा बात करेंगे। हम यूनिट्स देखेंगे कि किसका क्या क्या यूनिट्स होता है, बिकॉज आप लोगों का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का एएससी का एग्जाम हो या फिर आप लोगों का कोई एई जेई का पेपर हो, एसएससी जेई का पेपर हो, मेट्रो का पेपर हो, तो हर एक एग्जाम में यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट मिस्टेक्स भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके यूनिट बताऊंगी सबका, और हम जितने भी कंसेप्ट देखे अभी तक रेजिस्टेंस के, जैसे कि क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो सारा कंसेप्ट मैं आज की क्लास में डिस्कशन करूंगी। और उसके अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कलर कोडिंग रजिस्टर का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिए, कॉपी और पेन निकाल करके एक एक चीज आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो हमें स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेस्ट बुक्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और आइए आज एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, उसे आप सॉल्व करके फटाफट से आंसर बताइए। और इसका जो सोल्यूशन है मैं आप लोगों को लास्ट में डिस्कस करूंगी और आंसर बताऊंगी कि आंसर क्या है। तब तक के लिए आप इसको देखिए, सॉल्व करिए, आप लोगों से बनता है कि नहीं। और इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन और भी आगे देखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और देखते हैं कि सबसे जल्दी जवाब कौन देता है। तो एक बार सेशन को आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने अपडेट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं हमारे वीडियोस के, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ गया बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohms, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ एंड द रेडियस इज हाफ, मतलब लेंथ को डबल किया है, रेडियस को हाफ किया है। तो बताइए क्वेश्चन में कि जो नया रेजिस्टर आएगा वो पुराने के कंपेयर में क्या होगा। अगर पुराना R ओम है तो क्या R/2 होगा या 4R होगा या 8R होगा या R/4 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का आप लोगों का क्वेश्चन है। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी और कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन BSNL TTA के पेपर 2016 में आया हुआ है, 3 बजे के पेपर में आया हुआ है 29 तारीख का। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप का फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों के हर एक एग्जाम में, चाहे आपका वो CSEB जेई का पेपर हो या फिर UPPCL जेई का पेपर हो, एई का कोई पेपर हो या फिर SSC का जेई का, जितने भी मतलब पेपर हैं जिसमें ये सब्जेक्ट हमारा आता है, बेसिक कंसेप्ट या फिर सर्किट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट, उस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालने वाले हैं फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल R से करते हैं। कई बार स्मॉल r, जैसे कि आपने क्वेश्चन में दिया, तो स्मॉल r से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग कैपिटल R यूज करते हैं। तो देखिए रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन होता है। मान लीजिए फ्लो हो रहा है, करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उसको रोकता है वो। ठीक है, इसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं इट इज द ऑपोजिशन, इट इज द ऑपोजिशन, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सभी लोगों को मालूम है डेफिनेशन, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं, रोकता है। ठीक है, रोकता है। और इसका जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए ये है ना, स्पीड ब्रेकर टाइप से रोकता है स्पीड को। तो ये हमारा क्या है, R है, ये हमारा रेजिस्टर है, ये हमारा सिंबल है रेजिस्टर का। ठीक है, इसके अक्रॉस में हमारा मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव हमारा क्या है, V वोल्ट्स है, क्योंकि हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कुछ करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, रेजिस्टर है। ठीक है, जो कि करंट को रोकता है। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट आ जाती है, देख लीजिए, यूनिट हम कहते हैं इसको ओम। क्या कहते हैं, ओम। इसका डिनोट कैसे करते हैं, हम ये करते हैं। ये सब आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फटाफट आप लोगों को ओवरव्यू करवा दे रही हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक हम पढ़ करके ही आते हैं। अब क्या है, ये ऑपोजिशन है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट ओम है।
अब ये बताइए कि जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा V बाई आई हो गया V बाई आई हो गया। अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पर हमारा जो V है वो 1 वोल्ट है और हमारा करंट क्या है 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो कई बार हम ऐसे चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि 1 वोल्ट है 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ 1 वोल्ट इज developed when a voltage source of 1 volt is connected and a current of 1 ampere is flowing through the circuit, ठीक है। 1 ओम हम इसको डिफाइंड कर दिए। अब तो ये हो गया हमारा क्या रेजिस्टेंस। रेजिस्टर क्या होता है, हम जब लैब में परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह तो हमें छोटे छोटे एक डिवाइस दिखते होंगे आप लोगों को, कुछ इस तरीके से डिवाइस होते थे, उसको हम क्या कहते थे रेजिस्टेंस। ये इस टाइप का आप लोगों को दिखता होगा, ऐसा टाइप का कुछ इस तरीके का हम लोगों का सिंबल रहता था। तो कलर्स उसमें बहुत सारे रहते थे, अलग अलग डिफरेंट के कलर। उस कलर का कुछ मतलब होता है, जैसे कि कितने ओम के कितने किलो ओम का है तो उस कलर का कुछ मतलब होता है और उसके अकॉर्डिंग में हम ये जज कर पाते हैं कि उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों कलर कोडिंग से भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा रेजिस्टेंस का सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट क्या हो जाएगा वोल्टेज का और करंट हमारा वोल्ट पर एम्पियर, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग अप डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई भी एक सिंपल कॉपर वायर ले लीजिए, एल्यूमिनियम वायर ले लीजिए, तो उसमें से करंट फ्लो होगा और कंडक्टर है तो बहुत ही अच्छे तरीके से करंट फ्लो होगा उसमें, इसलिए उसको कंडक्टर बोलते हैं, इजीली वो कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर्स देखेंगे तो कंडक्टर एक ऐसा है जिसमें क्या है ऑपोजिशन बहुत कम रहता है, मतलब करंट इजीली फ्लो होता है। अगर आप लोगों को बोले कि बेस्ट कंडक्टर बताइए तो एक नोट पॉइंट में आप यहां पर लिख लीजिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ऑप्शन में अगर आप लोगों को सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड दिखता है तो आप लोगों को सिल्वर लगाना है, ये बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि ये महंगा होता है। आप सभी जानते हैं गोल्ड, सिल्वर ये सब अच्छे मेटल्स हैं, महंगे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों में वायरिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जनरली कॉपर वायर यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर आप लोगों को आंसर लगाना है। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं और इंसुलेटर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। इंसुलेटर कहने का मतलब है जिससे करंट पास नहीं हो सकता, जैसे कि हम रबर का कोई भी सामान यूज करते हैं तो रबर हो गया, लकड़ी, वुड हो गया, ये सारे हमारे क्या है इंसुलेटर है जिससे करंट पास नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि शॉक से बचने के लिए ऐसी चीजें पहना जाए जिससे हम क्या करते हैं शॉक ना लगे, जो कि इंसुलेटर हो, जैसे कि रबर हो गया, रबर शूज हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर। अब जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है बच्चों, तो ये क्या चीज पे डिपेंड करता है, हमारा रेजिस्टेंस किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे कि कोई वायर है तो उस वायर का, जैसे कोई वायर है मान लीजिए हमारा, जैसे ये कोई वायर है, जैसे कोई वायर है, ये कोई भी कॉपर वायर ले लीजिए आप, चाहे एल्यूमिनियम वायर ले लीजिए, तो अगर हम इसको कंडक्टर मान के चलेंगे, एक छोटा सा हमने टुकड़ा इसको स्टडी करने के लिए लिया हुआ है तो उसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो इस लेंथ को मैं कह रही हूं स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल ये हमारा वायर है, लेंथ है, ठीक है। लेंथ हमारा क्या है, लेंथ लिख लीजिए यहां पर, लेंथ इन मीटर, और इसका क्या हो जाएगा कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसे हम बोलते हैं, देख लीजिए ये वाले पोर्शन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए।
ठीक है। अगर हम मीटर में लिए हैं तो इसको हम मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी में भी हो सकता है। ये जस्ट एक आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल या फिर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। स्मॉल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, देखिए ये हमारा साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब ये है, डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है कि अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा, अगर लेंथ को कम करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम होगा। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम वाइस वर्सा देखते हैं, कम करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आई आप सभी लोगों को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग, तो जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वायर का या फिर मटेरियल का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। एरिया के, ये इनवर्स मतलब 1/, में लेते हैं, तो यहां से ये निकल करके आता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, या फिर उसके ऑपोजिट में अगर हम एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए। मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरे घटेगा और दूसरा बढ़ रहा है तो कम होगा। तो ये इनवर्स का रिलेशन आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट और इनवर्स का हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। और लेकिन इसके अलावा 2 फैक्टर पे और भी डिपेंड करता है। कौन कौन सा और 2 फैक्टर है, नोट डाउन कर लीजिए। जो तीसरा फैक्टर है वो आता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब वो कैसा मटेरियल है, किस चीज का बना हुआ है, तो ये होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और जो 4th पॉइंट है वो होता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कंडक्टर के केस में, इंसुलेटर के केस में। तो ये हमारे टोटल 4 फैक्टर हैं, देख लीजिए ये हमारे टोटल 4 फैक्टर हैं। पहला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो हमारा जो दिख रहा है वो ए है, और ए क्या है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। थर्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर मतलब कैसा मटेरियल है, किस चीज का बना हुआ है, ये सारा। और लास्टली, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ में आया। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एल हमारा क्या है, एल हमारा लेंथ है, ए हमारा क्या है, ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को देखिए कंबाइन करूं, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को यहां से कंबाइन करूं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो हमारा रेजिस्टेंस निकल करके आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन तो हटानी है, क्योंकि हम ऐसे तो रख नहीं सकते। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, इक्वल टू करने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं रो। तो यहाँ पर एक नया टर्म आप लोगों को देखने को मिला, रो L अपॉन में A, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे ट्रिपल स्टार मार्क करना चाहिए। तो फटाफट से फॉर्मूला शीट में ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि यूनिट वाली कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। यूनिट वाला हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग देख लिए। रो, यहां पर जो रो है इसको हम क्या बोलते हैं, रो। ये रो ऐसे डिनोट करते हैं, देखिए रो।
ये रो हमारा क्या है, ये रो हमारा है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तभी आप लोग सुने होंगे कई बार कि कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एज कंपेयर टू सिल्वर। तो ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहता है और डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। समझ में आया? तो अगर मैं इसका यूनिट अब निकालूं, उसके पहले देख लीजिए, ये जो हमारा R इज इक्वल टू रो L बाई ए है, यहां से ये रो की वैल्यू मैं निकालना चाह रही हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R A अपॉन में L। सही है, बिल्कुल। R A अपॉन में कुछ नहीं, मैं इधर लेकर के गई हूं, L को नीचे लेकर के आई हूं, तो ये हमारा रो का फॉर्मूला बनता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो एक बार लाइक कर दीजिए, फिर मैं यूनिट बताने वाली हूं। तो देखिए, रो इज इक्वल टू R A बाई L। अब यहां से यूनिट बताइए, कुछ चीज याद करने की आप लोगों को जरूरत तो है नहीं, तो यहां से मुझे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी चाहिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी चाहिए, रो की यूनिट। तो देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, एरिया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अभी मैंने बताया मीटर स्क्वायर होता है, तो मैं इसको मीटर स्क्वायर लिख लेती हूं। अपॉन आप लोगों को पता ही है लेंथ हमारा मीटर में होता है, तो मैं ये हो गया मीटर। तो देखिए, 1 मीटर स्क्वायर और यहां पर मीटर है, तो 1 मीटर कट जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, तो इसको ओम मीटर ऐसे भी कहते हैं। ये हमारा यूनिट हो गया रेजिस्टिविटी का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर होगा। यूनिट है और इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। अब इस रेजिस्टिविटी को आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इतने सारे टर्म है ना, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यूनिट क्या है। तो रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो अब आप लोगों को कभी भी कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आया? तो ये रेजिस्टिविटी है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक लाइन और मैं आप लोगों को यहां से बताना चाहूंगी, इसे मैं रब कर रही हूं, ये उम्मीद करके कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, हम एक कंडीशन लेते हैं, स्पेशल कंडीशन। हम एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं। जो हमने वायर लिया हुआ था, जो हमने अभी वायर लिया हुआ था, देखिए ये वाला, उसका हमने लेंथ देखा था। लेंथ क्या था हमारा, लेंथ इज इक्वल टू L मीटर। तो यहां पर हम कंडीशन ले रहे हैं कि L इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हम अज्यूम कर रहे हैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और A हमारा 1 मीटर स्क्वायर होगा, ये हमने अभी अज्यूम किया है, ये सपोज है। तो यहां से जो हमारा रो होगा वो R इंटू ए क्या है, हम लोगों ने तो 1 ले लिया है, अपॉन में 1। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो यूनिट तभी R के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, यहां पर हम स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस offered when a wire of length 1 meter having cross sectional area इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, लेंथ को 1 मीटर ले रहे हैं। उस केस में ही हमारा
जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या फिर रेजिस्टिविटी का। तो ये समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग एक बार बताइए जरूर। अब नेक्स्ट हेडिंग, ये सारा आप नोट करिए जितना भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब एक नया टर्म है जो आप लिखने वाले हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आप हेडिंग डालिए फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, तो देखिए नेक्स्ट कंडक्टेंस। अब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहां से शुरू हो जाता है कंडक्टेंस, फिर कंडक्टिविटी, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। कंडक्टेंस, ठीक है। तो देखिए कंडक्टेंस जो होता है ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट करने वाला फेनोमेना। अगर रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो उस कंडक्टर में या फिर उस वायर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, कंडक्ट करा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोर फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। कंडक्टेंस, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए इसका बात करूं, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बात करूं तो ये हमारा एक वायर है जिसका हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा R है, दिस इज द रेजिस्टेंस, और ये हमारा है करंट, ठीक है, ये हमारा है करंट। तो मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करते हैं इसको, मैथमेटिकली कंडक्टेंस G इज 1/R, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो कंडक्टेंस है जिसे हम G कह रहे हैं वो रेसिप्रोकल है किसके, इज द रेसिप्रोकल मतलब 1/, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब अगर यूनिट की बात करें हम तो यूनिट मतलब क्या हो जाएगा इसका, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। G का यूनिट चाहिए हमें, तो ये है 1/ओम, ठीक है, या फिर इसे हम कहेंगे ओम इनवर्स, और अच्छे टर्म में हम कहते हैं इसे मोह। क्या कहते हैं, मोह। ओम इनवर्स कह सकते हैं, 1/ओम कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं, या फिर हम सीमेंस भी कहते हैं, SIEMENS, कैपिटल S से हम शो करते हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं यूनिट सीमेंस दिखे तो वो कंडक्टेंस का हमारा यूनिट होता है। तो 3 यूनिट है, क्या है, मोह है, सीमेन है, या फिर ओम इनवर्स है। तो ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रब कर रही हूं मैं, ठीक है, रब कर रही हूं। अब हमारा आता है इसी में कंडक्टेंस, तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कंडक्टेंस तो हम लोगों ने देख लिया। अब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बारी या फिर कंडक्टिविटी की बारी। तो हेडिंग नेक्स्ट आप डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, एक फेनोमेना है। फेनोमेना कैसा है, जिससे करंट इजीली पास हो जाए। तो इसे हम डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को सिग्मा से। किससे, सिग्मा से, ठीक है। और सिग्मा हमारा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। तो इस कंडक्टिविटी को सबसे पहले तो ये आप नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, जैसे कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे। सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं, 1/ρ होता है ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी is the reciprocal of resistivity, ठीक है, रेजिस्टिविटी। समझ में आया। तो अब जो हमारा कंडक्टिविटी सिग्मा का यूनिट हो जाएगा वो 1/ρ का यूनिट होगा, और रो की यूनिट अभी हम लोगों ने निकाली थी, क्या था वो, ओम मीटर था, ठीक है, ओम मीटर ही था, यही था। तो कंडक्टिविटी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए, ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स। एक तो ये हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि 1/ओम मीटर था, इसको मैं ऊपर लेके गई तो इनवर्स हो गया। या फिर इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, ओम इनवर्स ही हमारा क्या था, मोह था, तो मोह पर मीटर, ये भी हम कह सकते हैं। समझ में आया, मोह पर मीटर, ये एम मीटर को शो करता है। या फिर मोह मीटर इनवर्स, या फिर अगर मोह को आप सीमेंस से करना चाहते हैं तो सीमेंस पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा किसी भी फॉर्मेट में आप लोगों को यूनिट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को घबराने की या रटने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप रट के गए और फिर तो भूल गए मैम। तो इसीलिए मेरी क्लास में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी है और समझ करके फिर आप याद करिए। रटेंगे, आज रटेंगे, परसों भूल जाएंगे और एग्जाम में तो डेफिनेटली भूल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सारा कुछ सेम दिखता है। तो इसीलिए समझिए कौन किसका रेसिप्रोकल है, फिर आप याद करिए। तो ये हमारा कंडक्टिविटी का पूरा फेनोमेना हो गया। समझ में आया? बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम लोग सब क्वेश्चंस आगे चल के देखने वाले हैं, जब हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब। अब हमारा हो गया रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये हमारा सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हमारा आता है, देखिए अब हमारा जो आता है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे देखते हैं, आइए। टेम्परेचर का डिपेंडेंस कैसे होता है, तो दो हम लोगों को टेम्परेचर यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। एक तो हमारा जो 0 डिग्री वाला है, ठीक है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो रेजिस्टेंस आता है उसे हम R0 कहते हैं। और जो हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड के होता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, तो उसे हम शो करते हैं RT से। तो ये दो टेम्परेचर आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। और हमारा जो इसका लॉज होता है, इसका जो हमारा लॉ होता है वो ये कहता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस फर्स्ट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कहने का मतलब है RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसी में सेकंड हम बोलेंगे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब अगेन RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको आप क्या कह लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके लिखेंगे अगर, तो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो हो जाएगा, देखिए RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T, यही बनेगा। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमेशा की तरह हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना चाहते हैं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा नॉट से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू अल्फा नॉट R0 T। ठीक है, समझ में आया, अल्फा नॉट R0 T। तो ये इक्वेशन को आप क्या करिए, बॉक्स में फिल कर लीजिए। आप इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, तो इस इक्वेशन को आप 3 मान लीजिए। ठीक है, 3 मान लीजिए, तो क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। अगर आप लोग के पास स्पेस है तो आप लोग तो डायरेक्ट ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा फ्रॉम इक्वेशन 3 को मैं यूज कर रही हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर मैं RT है तो RT वाले को मैं सबको एक साथ लेकर के जा रही हूँ। देखिए, तो यहाँ से हमारा जो RT की वैल्यू आएगी, देखिए RT, ये R0 उधर गया तो ये हो जाएगा R0 प्लस अल्फा R0 T, और एक फ्रीक्वेंट आप लोग पढ़े होंगे R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। तो ये इक्वेशन, ये अल्फा नॉट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया है हम लोगों ने। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ना स्किप करें आप, और इसे इक्वेशन आप 4 मान लीजिए।
ठीक है, 1 2 3 4 इक्वेशन है। ये इक्वेशन को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इक्वेशन के फॉर्म में भी दिख सकता है या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ये अल्फा नॉट क्या है, अल्फा नॉट क्या है ये देख लेते हैं। ये मैं रब कर लेती हूँ, देखिए ठीक है, ये मैं रब कर लेती हूँ। अल्फा नॉट हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं अल्फा नॉट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस अल्फा नॉट। अगर मैं इक्वेशन 4 से अल्फा नॉट की वैल्यू निकालूं, फ्रॉम इक्वेशन 4 से अगर मैं अल्फा नॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आर नॉट इस तरफ चला गया तो आर टी माइनस आर नॉट ऊपर में आ गया, फिर ये नीचे लेकर के जाएंगे तो ये अपॉन में आर नॉट इंटू टी आएगा, यही आएगा। आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा नॉट। और ये भी आप लोग जब मेंस का पेपर वगैरह आप देंगे एसएससी जेई का तो वहां पर ये सब फॉर्मूला का यूज आता है। अब मैं यूनिट निकालने जा रही हूँ अल्फा नॉट का, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैं यूनिट निकालने जा रही हूँ। तो देखिए ऊपर में तो रेजिस्टेंस का क्या है, डिफरेंस है, तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस का ही होगा, मतलब ये ओम का होगा। नीचे भी हमारा क्या है, ओम है, और ये क्या हमारा टेम्परेचर है तो हम बोलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ में आया। तो कई बार आप लोगों को इसमें आप लिखा रहता है ओम पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड, कभी तो इस फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, रटना नहीं है, फिर से बता रही हूं। अगर ओम को कैंसिल कर देंगे तो आप क्या करेंगे, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिट हो गया, ये हमारा यूनिट्स हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे याद करके जाते हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला और ये हमारा हो गया यूनिट, किसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अब एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जितने भी हमारे प्योर मेटल्स हैं या फिर कंडक्टर्स हैं, तो हमारे जो हमारा अल्फा रहता है, हमारा अल्फा रहता है पॉजिटिव रहता है किसके लिए, प्योर मेटल या फिर कंडक्टर्स के लिए, और नेगेटिव होता है हमारा इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है, और कुछ सेमीकंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो हम ये कहेंगे द कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द इंसुलेटर हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आप लोगों को पूरा इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ में आया। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया, आप लोगों को आया कि नहीं आया एक बार बता दीजिए आप सभी लोग, एक बार आया कि नहीं आया एक बार आप सभी लोग बता दीजिए। फिर आप देखिए ये जो आरटी वाला इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा था उसमें अगर 2 रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो 2 रेजिस्टेंस का आप वैल्यू लिख सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब आता है हमारा कुछ लास्ट में रेजिस्टेंस का और फंडा है, देख लीजिए। तो आप लोगों को पता ही है कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ इज जस्ट नॉट V इज इक्वल टू IR, ये नहीं होता है, उसमें सर्टन कंडीशन होती है। तो हम ये कहेंगे द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट remains constant keeping certain condition, keeping और maintaining टेम्परेचर, प्रेशर या फिजिकल जो कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि हमारा प्रेशर हो गया, एक्सेट्रा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कंडीशन आप लोगों को लगाना जरूरी है। जब कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे और अगर आपसे पूछा गया कि ओम्स लॉ बताइए और आपने कह दिया V इज इक्वल टू IR, तो आप लोगों को वहां पर पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट रिमेन कांस्टेंट कीपिंग द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट।
तो ये हम लोगों का एक्चुअल में ओम्स लॉ है। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो V अपॉन में I जो हमारा रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम V इज इक्वल टू IR लिखते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? V इज इक्वल टू, अब आप लोग ये मालूम चल गया होगा कि Y इज इक्वल टू mx हमारा जो हम मैथ में पढ़ते थे, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, अगर ये हमारा I है, ये हमारा V है, तो हमारा यहाँ से ये हमारा बन जाता है स्लोप। यहाँ पर हमारा है स्लोप। स्लोप क्या है हमारा, ये एंगल थीटा अगर बना रहा है तो हमारा स्लोप क्या है, tan थीटा है। स्लोप का मतलब क्या होता है, y बाई एक्स। स्लोप का मतलब होता है y अपॉन में x, तो y क्या है, v अपॉन में i, और v अपॉन i हमारा होता क्या है, r, और स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा r, v अपॉन में i, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियरली वैलिड है, हमारा ओम्स लॉ। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये हमारा एक वायर है जिसका हम रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, R कर रहे हैं, उसके अक्रॉस करंट I फ्लो हो रहा है, प्लस माइनस V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू IR हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ हो जाएगा, जो कि लीनियरली वैलिड है। नॉन लीनियरली वैलिड नहीं है, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो यहाँ से एक बार हम लास्ट में फटाफट अब रेजिस्टर कितना कंज्यूम करता है, पावर एनर्जी कितना कंज्यूम करता है वो लिख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन में आते हैं जो मैंने आप लोगों को बोला था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पावर कंज्यूम्ड है बाय अ रेजिस्टर, पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टर ठीक है, रेजिस्टर जिसे हम P बोल रहे हैं, तो P की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू हमारा V इंटू आई, तो हमें मालूम ही है। तो P I, अभी हम लोग V की वैल्यू क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ से I बाई क्या कर रहे हैं, I इंटू R कर रहे हैं, इंटू एक और I है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। अगर हम लोग I की जगह V रखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे हैं फॉर्मूले PK। समझ में आया, PK, और वॉट ही इसका यूनिट है। यहाँ से अब आप I कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ P अपॉन में R हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जस्ट एक इक्वेशन है। तो ये हमारा तो हो गया पावर का। सेकेंड हम एनर्जी कंज्यूम्ड देख लेते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड ये हमारा क्या होता है, पावर इंटू टाइम, तो हम ये कहेंगे कि I स्क्वायर आर टी, और I स्क्वायर आर टी लॉस भी होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये हमारा हो जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला रेजिस्टर के केस में। समझ में आया आप सभी लोगों को कि नहीं आया, ये बताइए। तो ये हो गया I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन में R, तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन हम लोग करंट और वोल्टेज के टर्म्स में लिख रहे हैं। आई थिंक ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। ओके, तो अब हमारे रेजिस्टेंस, अब हमारा जो क्वेश्चन था एक्चुअल में हम उस पर एक बार बात कर लेते हैं, और आप लोगों का अगर आंसर आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो हमारा BSNL TTA में क्वेश्चन आया हुआ था उसमें हम लोगों को क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन जो हमारा इनिशियली जो हमारा जो रेजिस्टेंस गिवन था वो क्या था, R था, R ओम्स था, है ना, यही था। अब जो हमारा नया केस बोला है, न्यू केस जो बोला था, उसमें क्या बोल रहा था, लेंथ को डबल कर दिया गया है, लेंथ को डबल कर दिया गया है सॉरी, एरिया को नहीं, रेडियस को हाफ कर दिया गया है। यही नई कंडीशन थी, हाफ्ड, ये स्पेलिंग गलत है, हाफ्ड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। जो हमारा मान के चलते हैं, हमारा जो पुराना लेंथ था वो L1 था, और पुराना एरिया हमारा A1 था, और जो हमारा रेजिस्टेंस था वो R1 था। ठीक है, नए केस में जो हमने अज्यूम किया, देख लीजिए, न्यू केस के लिए हमारा जो अजम्पशन है वो है L2 A2 R2। आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A।
ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। तो देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे R1 R2, देखिए हमेशा मैं जो करती हूँ वो जो नया केस है, जैसे कि नए केस मतलब R2 की बात कर रहे हैं, नए रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा R2 होगा नया रेजिस्टेंस, उसको मैं हमेशा ऊपर लिखती हूँ, चाहे वो मशीन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा जो निकालना है उसको ऊपर रखिए। तो R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, तो ये देखिए अगर यहाँ पर 2 है तो ये L2 होगा, अपॉन में L1 होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। इनटू अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर एरिया 1 आ जाएगा और ये A2 आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो केस है वो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। लेंथ मतलब जो नया लेंथ है उसको हमने क्या किया है, डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ L1 हो गया है। एक तो ये समझ में आया आप सभी लोगों को, इसको आप बॉक्स में फिल कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो एरिया A1 है वो क्या है, देखिए पाई R1 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर आपको पता ही है, ये हमारा एक मान लीजिए सर्कल है उस जिसका रेडियस क्या है R है, तो यहाँ से जो एरिया बनता है वो पाई R स्क्वायर ही तो बनता है, तो पाई R1 स्क्वायर है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रेजिस्टर है यानी कि जो हमारा R2 है, नया रेडियस है, उसको हमने हाफ कर दिया, मतलब R1 अपॉन में 2 कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R1 अपॉन में 2 कर दे रहे हैं। तो अगर रेडियस को हाफ करेंगे, रेडियस को अगर हाफ करेंगे तो ये तो R स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो जो हमारा नया एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, नया एरिया हमारा हो जाएगा पाई, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, A1 से बाई 4 हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एरिया अपॉन में 4 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे, देखिए अगर नहीं आपको समझ में आया तो R1 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 R2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 4 R2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों को क्या हुआ, एरिया A1 आया, ये A1 हुआ, ये हमारा पाई R2 स्क्वायर क्या था, 4 टाइम्स ऑफ A2 था, तो यहाँ से आया। तो इतना मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पर इक्वेशन को पुट कर देते हैं। L2 क्या है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ L1 है, L1 तो पहले ही था, A1 हमारा था, A2 हमारा क्या हो गया, A1 अपॉन में 4 हो गया है, तो ये 2 और ये 4 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस था वो 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल r था, मतलब 8 गुना हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, 8 गुना हो गया। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 2 है, देखिए L1 कट गया यहाँ से, ये L1 कट गया, A1 कट गया, ये 2 क्या है, 2 और ये 4 ऊपर जाके 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 बनाया ना, तो इसीलिए 8 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट? एक बार मैं फिर से आप लोग को फटाफट समझा देती हूँ ब्रीफ में। पहले का केस हमारा L1 A1 R1 था, लेंथ को हमने सेकेंड केस में डबल किया, रेडियस को आधा किया है। तो हमारा नए केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि L2 A2 और R2 रहे, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A है, R2 अपॉन में R1 क्या है, L2 अपॉन L1 हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ A1 लिखना होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला हुआ। अब हम देख रहे हैं कि लेंथ को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और एरिया को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, मतलब R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 2 है। यहाँ से अगर आप R1 की वैल्यू R2 के टर्म्स में रखेंगे तो आप लोगों को पाई 2R2 का स्क्वायर मिलेगा, जो कि पाई इंटू 4 इंटू R2 स्क्वायर है। अब पाई R2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, A2 बनेगा, और 4 यहाँ पर है तो यहाँ से A1 A2 का रिलेशन निकला, तो A2 क्या हो जा रहा है, A1 अपॉन में 4 हो जा रहा है। तो उसी को मैंने यहाँ इक्वेशन में पुट किया और देखा है जो नया रेजिस्टेंस है वो 8 गुना है पुराने, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल r है, तो इसीलिए हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसी तरीके का और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा कंसेप्ट बताया है कि ताकि कोई आप जाके आपको प्रॉब्लम ना हो।
लेकिन आपके एग्जाम में आता है तो ये बिल्कुल 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं आप लोग बता देंगे। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हुआ रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और आई थिंक आप लोगों को मजा आया। इस टाइप का और भी क्वेश्चन आप लोग सर्च करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर में जरूर आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। तो और भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो नए नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का, कि कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं और उससे जो हम पढ़ते थे कि कितना गोल्ड और सिल्वर, ये सारा चीज हम बताएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मजा आ रहा होगा। तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाइए, ये मेरा सजेशन है आप लोग के लिए। तो नोट्स प्रॉपर बनाइए और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।